हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी आर गुप्ता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारगर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि किसी लेडी को मेनोपॉज आ चुका है, उसकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है, लेकिन मेनोपॉज आने के बाद उनको कुछ इरेगुलर ब्लीडिंग पर वेजाइना ये कंप्लेंट आ रही है। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं और उसका करना क्या है। मेनोपॉज हम कब कंसिडर करते हैं? जबकि किसी लेडी की एज 40 ईयर से ज़्यादा है और पिछले 6 महीने से उसको मेंसेस नहीं आए हैं। जब हम ब्लड टेस्ट करके देखें तो ये बात कंफर्म हो जाती है। कैसे? कि 2 हार्मोन्स हम टेस्ट करते हैं। इसमें एक है सीरम AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका लेवल कम होना चाहिए, और दूसरा हार्मोन है सीरम FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल हाई होना चाहिए। जब ये सब फाइंडिंग कोरोबोरेट होती है तो हम कह सकते हैं कि मेनोपॉज आ गया। लेकिन कंप्लेंट है ब्लीडिंग पर वेजाइना की, तो हमें उस लेडी से सबसे पहले पूछना होगा कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। उनकी मदर को, उनकी सिस्टर्स को किस एज में मेनोपॉज आया था? क्या इसी तरह की कुछ कंप्लेंट्स उनको भी हुई थी? और फैमिली के अंदर किसी भी तरह की कोई कार्सिनोमा, कैंसर, मैलिग्नेंसी, इसकी हिस्ट्री तो नहीं है? सबसे पहले ये बात पूछेंगे और उस लेडी का थरो एग्जामिनेशन करेंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, वल्वा, वजाइना, सर्विक्स, इसको अच्छे से चेक करेंगे। कोई लोकल चेंजेस तो नहीं हो रहे, क्योंकि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से लाइनिंग वीक हो जाती है, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और उसकी वजह से लाइनिंग डैमेज हुई, वहाँ से ब्लीडिंग आ सकती है। तो इसके लिए कुछ लोकल हार्मोन्स प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। इसके बाद सर्विक्स की जांच करने के बाद एक पैप स्मीयर लेंगे, उसको जो है HPV टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। उस रिपोर्ट को पुरानी रिपोर्ट से कंपेयर करेंगे, ये देखेंगे कि उस लेडी का लास्ट पैप स्मीयर कब हुआ था। तो विदिन 1 ईयर है, विदिन 3 ईयर्स है, विदिन 5 ईयर्स है, या उससे ज़्यादा है। उनका एक अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। वो अल्ट्रासाउंड हम 2 तरह से कर सकते हैं, चाहे हम ट्रांसवेजाइनल करें, चाहे हम ट्रांस एब्डोमिनल करें। उसमें हम क्या क्या बात देखेंगे? उसमें हम देखेंगे कि यूट्रस का साइज़ क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या है, और ओवरीज, उसकी हेल्थ भी चेक करेंगे। ओवरीज में कहीं कोई सिस्ट तो डेवलप नहीं हो रही। कभी कभी ओवरीज के अंदर सिस्ट डेवलप होने से भी इरेगुलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद एडवांस टेस्टिंग की बात करते हैं, और वो होना ही चाहिए। आइडियल टेस्ट तो ये रहेगा हिस्ट्रोस्कोपी की जाए। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है? एक दूरबीन की विधि से जांच की जाती है, और वो दूरबीन यूट्रस के अंदर डाल के विजुअली एक्चुअली देखा जाता है कि क्या सब तरफ लाइनिंग ओके है। अगर कोई सस्पिशियस एरियाज हमें दिखाई दें जहाँ से कि ब्लीडिंग आने की संभावना है, तो डायरेक्ट वहाँ से ही बायोप्सी ली जाती है और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है। अब ये एडवांस टेस्टिंग है, ये हर सेंटर पर, हर शहर में अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम एक सिंपल DNC करें, और जो एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग है उसको हम टेस्टिंग के लिए हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजें। उसके साथ साथ सर्वाइकल बायोप्सी का भी भेजा जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमने पहले पैप स्मीयर किया है या नहीं किया है। अगर हम DNC या हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो सर्वाइकल बायोप्सी हमें करना ही चाहिए। अभी इस चीज़ को मैनेज कैसे करें? क्योंकि एज पोस्ट मेनोपॉजल है, 40 ईयर से तो ज़्यादा ही है, तो हार्मोन्स देना ये ऑप्शन नहीं है। हार्मोन्स दे के हम इस ब्लीडिंग को कंट्रोल में नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज सामने आती हैं, जैसे कि
लेडी को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। उन सब चीज़ों में उन कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ में हार्मोन्स नहीं दिए जाते। लेस देन 40 ईयर्स में जब ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है तब हम एक और थेरेपेटिक मोडेलिटी यूज़ करते हैं, वो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीज करे। मोस्ट कॉमनली मिरेना के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में ये भी ऑप्शन नहीं रहता। तो हम कर क्या सकते हैं? बेस्ट पॉलिसी है कि आपने बायोप्सी लिया, आपने प्यूरेटिंग किया, वेट एंड वॉच किया। अगर ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम फिर से नहीं आती है तो यहाँ पर हम बात को सॉर्ट आउट हुआ समझेंगे, क्योर्ड समझेंगे। लेकिन अगर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सामने आती है तो नेक्स्ट स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है, यानी कि हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस के रिमूवल के ऑपरेशन को कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लाइनिंग एबनॉर्मल हो रही है और बार बार ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को जन्म दे रही है तो कब इसके अंदर कुछ सिनिस्टर चेंजेस हो जाएंगे ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मुश्किल डिसीजन तो है, लेकिन जब लेना पड़ता है तब लेना ही चाहिए। अभी कौन सा मोड यूज़ करेंगे हिस्टेरेक्टोमी के लिए? क्या हम ओपन हिस्टेरेक्टोमी, ओपन लेप्रोटोमी के थ्रू हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, या हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू हिस्टेरेक्टोमी करेंगे? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, वो कौन से सेंटर में ऑपरेट हो रही है। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, रिकवरी बहुत फास्ट रहती है। यही सेम बात वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी के लिए भी कही जा सकती है। अगर डिलीवरीज पहले नॉर्मल हुई हैं तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी की जा सकती है। और अगर कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं, बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, तो फिर हमें ओपन लेप्रोटोमी के थ्रू हिस्टेरेक्टोमी करना है, ये डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल के ऊपर हम लोग बात करते हैं वुमेन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम गायनेक के और भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।